पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने की उम्मीदों को फेल करना रो की सबसे पहली सफलता थी। 1970s में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ने लगी तो रो ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखने के लिए और उसे रोकने के लिए एक सीक्रेट मिशन बनाया। रो के एजेंट सीक्रेटली पाकिस्तान में घुसे और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की क्रूशियल इंफॉर्मेशन हासिल की। रो के इस सीक्रेट मिशन से भारत को न केवल पाकिस्तान की कैपेबिलिटी के बारे में पता चला बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया और न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान पर सैंक्शन लगवाए, जिस वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिले हो गया। जो पाकिस्तान 1970s में ही न्यूक्लियर पावर बन जाता, रो के इस ऑपरेशन की वजह से वो न्यूक्लियर पावर बनने में डिले हुआ और 1990s में जाकर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। यह ऑपरेशन भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए रो की काबिलियत का सबसे पहला प्रूफ था। अब आप बोलोगे कि आजादी के 23 ईयर्स बाद जाकर रो को सफलता मिली है, तो हकीकत यह है कि रो को तो बनाया ही 1968 में गया था, वरना उससे पहले भारत के लिए सीक्रेट एजेंसी का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो करती थी, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था। साल 1887 में अंग्रेजों के द्वारा इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को काउंटर करने के लिए एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो पहले तो अंग्रेजों के लिए काम करती थी। फिर 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडियन गवर्नमेंट के इशारों पर काम करने लगी। आज दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा लंबे समय तक काम करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी है तो वो इंटेलिजेंस ब्यूरो ही है, जो आज भी भारत में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो इतने अच्छे से काम नहीं कर रही थी। हर बार भारत के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर हो रहे थे। जैसे 1960s में चाइना अक्साई चीन के बॉर्डर के पास में तेजी से डेवलपमेंट कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था ताकि 1962 में इंडिया पर अटैक किया जा सके। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये इंटेलिजेंस पता लगाने में फेल हो गई और 1962 में इंडिया पर अटैक हो गया और इंडिया 1962 की वॉर हार गया। जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक डेडिकेटेड फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने का ऑर्डर दिया, पर यह सिर्फ ऑर्डर ही रह गया, कोई भी न्यू सीक्रेट एजेंसी नहीं बनाई गई। फिर 2 साल बाद 1964 के अंदर जवाहरलाल नेहरू की तो डेथ हो गई और इनकी डेथ के बाद भी न्यू सीक्रेट एजेंसी बनाने का ऑर्डर ठंडे बस्ते के अंदर डल गया। लेकिन इसका हर्जाना इंडिया को चुकाना पड़ा। 1965 के अंदर पाकिस्तान के साथ दोबारा वॉर हो गई। ये वॉर भी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक फेलियर था, क्योंकि पाकिस्तान के अटैक करने की पॉसिबिलिटी को इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं भांप पाया। फिर अगले साल इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी और उसके 2 साल बाद 1968 में फाइनली इंदिरा गांधी के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। आईबी एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर आरएन काऊ को ही रो का चीफ अपॉइंट किया गया। रो को काम दिया गया उन कंट्रीज के पॉलिटिशियंस, मिलिट्री, इकोनॉमिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट पर नजर रखना जिनका सीधा असर भारत की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पर पड़ता है। सेकंड, दुनिया भर में सभी लोगों का इंडिया के सपोर्ट में ओपिनियन बनाना। थर्ड, फॉरेन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना। एंड फोर्थ, एंटी टेरर ऑपरेशन और इंडिया को थ्रेट करने वाले एलिमेंट्स को खत्म करना। जब रो को बनाया गया तो शुरुआत से ही रो को एक बात के लिए हमेशा से ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि रो एजेंसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी को भी जवाब नहीं देती, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर मिनिस्टर क्यों ना हो। जैसे आज आप आरटीआई डालकर किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी से रिपोर्ट मांग सकते हो, लेकिन आप रो से रिपोर्ट नहीं मांग सकते। रो का रूल है कि वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को ही रिपोर्ट देती है। रो जब स्टार्ट हुआ था तो इसका बजट सिर्फ 2 करोड़ था, सिर्फ 2 करोड़, और सिर्फ 250 एम्प्लॉय थे जो भी आईबी एजेंसी से ही लिए गए थे। लेकिन जैसे जैसे रो की काबिलियत बढ़ती गई, रो के इंटेलिजेंस से नेशनल सिक्योरिटी बढ़ती गई, वैसे रो का बजट भी बढ़ता गया। एग्जाम्पल के तौर पर जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई तो रो ने भारत को वॉर जितवाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। रो ने अपने इंटेलिजेंस और सीक्रेट मिशन के जरिए बांग्लादेश के रिबेल्स मुक्ति वाहिनी आर्मी को सपोर्ट किया, उनको हथियार सप्लाई किए। रो ने पाकिस्तान की सीक्रेट इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को दी, जिसके बाद ही इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन बना पाई। ये वॉर रो के शुरुआती दौर की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद ही इंदिरा गांधी को रो पर काफी ज्यादा ट्रस्ट होने लगा। अभी इस समय 1972 में क्या था कि सिक्किम जो है वो भारत का पार्ट नहीं था, बल्कि एक अलग साम्राज्य था जिसको कोई अलग किंग रूल करता था। और सिक्किम के किंग की बीवी एक CIA एजेंट थी जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा था, क्योंकि 1971 के टाइम पर इंडिया और सोवियत यूनियन काफी क्लोज थे। सोवियत यूनियन ने तो इंडियन गवर्नमेंट की 1971 की वॉर के अंदर मदद भी की थी, जिस वजह से अमेरिका ने भी अपना CIA एजेंट भारत के जस्ट पास सिक्किम के अंदर बिठा रखा था और ये बात इंदिरा गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई।
तो इंदिरा गांधी ने रो के एजेंट आर.एन. काऊ को एक बड़ा ऑर्डर दिया कि किसी भी तरीके से सिक्किम को भारत का पार्ट बनाओ। आर.एन. काऊ अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि रो ने दिसंबर 1972 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था और 27 मंथ के लॉन्ग ऑपरेशन के बाद 1975 में सिक्किम भारत का पार्ट बन गया था। सिक्किम भारत का पार्ट एग्जैक्टली कैसे बना, इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या क्या किया, अगर आप इस बात को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। अब तक तो रो सफलता की नई नई ऊंचाइयां छू रहा था, लेकिन 1975 में रो के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आई। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो रो पर भी कई एलिगेशन लगाए गए, जैसे इंदिरा गांधी ने रो की मदद से इमरजेंसी लगा दी, रो की मदद से ओपोजिशन पार्टीज को दबाने की कोशिश की, वगैरह वगैरह। फिर जब 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई और इंदिरा गांधी की हार हुई, मोनार्जी देसाई देश के नए पीएम बने तो रो के बुरे दिन शुरू हो गए। मोनार्जी देसाई ने रो को भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं कहा, बल्कि एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी कहा और रो को इंदिरा गांधी का एक प्रेटोरियन गार्ड कहा। मोनार्जी देसाई ने तो यहाँ तक प्रॉमिस किया था कि अगर वो पीएम बन गए तो वो रो के सारी एक्टिविटीज को बंद कर देंगे। हालांकि पीएम बनने के बाद में मोनार्जी देसाई ने रो को बंद तो नहीं किया, पर रो के कई ऑपरेशन बंद कर दिए, रो का बजट कम कर दिया। फिर 1979 में मोनार्जी देसाई की सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी भारत की तिबारा प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा गांधी के आने के बाद रो फुल पावर से दोबारा काम करने लगी। फिर आता है साल 1999, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ। इस वॉर में रो ने पहले ये पता लगा लिया था कि एलओसी के पास में पाकिस्तान अटैक करने वाला है। रो की अर्ली वार्निंग की वजह से इंडियन आर्मी ने वॉर के लिए पहले ही प्रिपरेशन कर ली और रिजल्ट क्या निकला, इंडिया ये वॉर जीत गया। इसी तरह सभी वॉर्स में, सर्जिकल स्ट्राइक्स में, टेररिस्ट अटैक्स में रो की दी हुई इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखकर ही इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन बनाती है। रो के सभी एजेंट भारत के लिए साइलेंट गार्जियंस की तरह काम करते हैं। आर्मी तो खुलेआम बॉर्डर पर अपनी जान दांव पे लगाकर भारत के लिए लड़ती है, लेकिन रो के एजेंट दुश्मन देश के अंदर जाकर अपनी जान दांव पर लगाकर भारत के लिए लड़ते हैं। आर्मी सोल्जर तो भारत की बॉर्डर के अंदर ही गोली खाकर मरते हैं, लेकिन जब एक सीक्रेट एजेंट दुश्मन देश के अंदर पकड़ा जाता है तो वो कितनी दर्दनाक मौत मरता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे अभी उन फाइटर अभिमन्यु का प्लेन पाकिस्तान में क्रैश हुआ था और फिर जब वो भारत के अंदर आए थे तो आप उनकी शक्ल देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि उन्हें कितना टॉर्चर किया गया होगा। फाइटर अभिमन्यु तो फिर भी भारत के अंदर आ गए, वरना मोस्ट ऑफ सीक्रेट एजेंट भारत के अंदर वापस नहीं आ पाते। रो इंटरनेशनली बहुत सारे दुश्मन देशों के अंदर अपने ऑपरेशन करता है, जैसे अफ्रीका के कई देशों में, एशिया के तो लगभग हर देश में, मिडिल ईस्ट में, यूएसए में, यूरोप में, लगभग हर देश में रो के एजेंट स्पाइंग कर रहे हैं। कुछ टाइम से आप एक न्यूज सुन रहे होंगे कि भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर जो टेररिस्ट हैं वो एक एक करके अलग अलग देशों में मरते जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, ये टेररिस्ट क्या ऑटोमेटिकली मर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रो के एजेंट्स ही इनको मार रहे हैं। रो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। बाकी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।